अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे कि नाम से जाहिर है, इंसान के तमाम जीन्स का कोई प्रोजेक्ट होगा ये। अच्छा स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट जो है ये अमेरिका ने शुरू किया था और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप खुद अंदाज़ा कर लें। ये प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ और 2001 में कंप्लीट हुआ, यानी कि तकरीबन इसको 11-12 साल का अरसा लगा। तो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट अमेरिका की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। बेसिकली इसके दो मकसद थे। पहला मकसद ये था कि इंसान के अंदर जो 46 क्रोमोसोम है इन द फॉर्म ऑफ 23 होमोलोगस क्रोमोसोम, उन सबको निकाला जाए और उन सब के ऊपर ये पता लगाया जाए कि किस क्रोमोसोम पे कौन कौन से जीन है। इसको जीन मैपिंग कहते हैं। और दूसरी फेज़ में हर जीन की तरतीब यानी कि सीक्वेंस मालूम किया जाए। इसको जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जीन सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं। तो पहले वो लेक्चर सुने ताकि आपको ये समझ आए कि इस प्रोजेक्ट को हमने करना कैसे है। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया था अमेरिका की गवर्नमेंट ने। कब शुरू किया था? 19 अक्टूबर 1990 में यूएस गवर्नमेंट ने शुरू किया। उसके बाद डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी साथ मिल गई, यानी अद्वियात बनाने वाली कंपनीज वो भी साथ मिल गई। फिर कुछ प्राइवेट यानी कि प्रॉफिट नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज वो भी साथ मिल गई। और ये याद रखें कि इस प्रोजेक्ट में दुनिया के कई साइंसदान फिर अमेरिका आए और वो प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, कई नामी गिरामी उस दौर के साइंसदान। ये जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था वो था डॉक्टर फ्रांसिस एस कॉलिन, अमेरिकन डॉक्टर है ये। इस बंदा इसको लीड कर रहा था। तो अमेरिका का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है यूएसए का, उसने भी इसके लिए फंडिंग की थी। अमेरिका यूजुअली इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग खुद करता है अमेरिका की गवर्नमेंट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से उनको हेल्थ में बड़ा बेनिफिट मिलने वाला था। अच्छा जी, इस प्रोजेक्ट के दो गोल हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ा है मैं। पहला गोल है जेनेटिक मैप, यानी कि जेनेटिक मैप का मतलब है टू फाइंड लोकेशन ऑफ ईच जीन ऑन क्रोमोसोम। जैसे कि ये आप क्रोमोसोम देख रहे हैं, इस क्रोमोसोम का नाम है एक्स क्रोमोसोम। आपको पता ही है कि एक्स क्रोमोसोम जो है ये मेल में एक होता है, फीमेल में दो, यानी हम दोनों में ही होते हैं, मेल में फीमेल में भी। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर ये कई जीन्स की लोकेशन मैंने लिखी हुई है। इन पे थोड़ी देर में आपको बताता हूँ ये जीन किस चीज़ के हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं? जीन मैपिंग करना, ठीक है। और इसमें सीक्वेंस ऑफ जीन मालूम किया जाता है ऑन क्रोमोसोम। और दूसरा इसका मकसद था बेस मैपिंग। बेस मैपिंग का मतलब है फाइंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ईच जीन। अब मैं आपको समझाने के लिए ये दिखाता हूँ कि ये सपोज एक हमारे पास क्रोमोसोम है। तो पहले नंबर पे तो इस क्रोमोसोम के अंदर आपको पता है बहुत सारा डीएनए है, और डीएनए के जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनको जीन कहते हैं। जैसे ये एक पहला जीन है, फॉर एग्जांपल जीन, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, चौथा जीन है, पांचवा। हमने ये मालूम करना था कि ये जीन कौन कौन से हैं, किस खसूसियत के लिए ये जीन मैपिंग था। फिर दूसरे मरहले में हमने इस क्रोमोसोम के डीएनए को लेना था निकाल, सारे डीएनए को निकाल के फिर उस पूरे डीएनए की तरतीब मालूम करनी थी कि उसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन वगैरह की क्या तरतीब है। इसको बेस मैप कहते हैं। और इसको करना यूँ था कि आपने पहले क्रोमोसोम को लेना था, एक एक क्रोमोसोम पे, यानी एक एक क्रोमोसोम पे पहले काम होना था, पहले एक पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। क्रोमोसोम को लेना था, उस क्रोमोसोम से डीएनए निकाल लेना था, जैसे ये मैंने निकाला है, और उस डीएनए को स्प्लिट कर लेना था छोटे छोटे पीसीज में, तकरीबन 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड का एक पीस। फिर पीसीआर से उन पीसीज की एम्प्लीफिकेशन करनी थी, यानी कि लाइक दिस इज आवर डीएनए ऑफ वन क्रोमोसोम। आपको पता है एक क्रोमोसोम में अनब्रोकन डीएनए होता है, तो एक ही डीएनए है आपके हर क्रोमोसोम में। इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि हमारे अंदर अगर क्रोमोसोम 46 है तो डीएनए भी 46 है। एक क्रोमोसोम में अनब्रोकन डीएनए होता है। तो आपने इस डीएनए को पीसीज में तोड़ लेना था, ऐसे छोटे छोटे पीसीज। फिर क्या करना था? इन पीसीज की पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन, यानी इन पीसीज को कई कई कॉपीज बना लेनी थी। फिर इनको ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग इनकी करनी थी, यानी मशीनों के जरिए, जो मैं आपको पीसीआर के बाद बता चुका हूँ, जीन सीक्वेंसिंग, सेंगर वगैरह का मेथड, यानी इन पे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन की तरतीब फाइंड करनी थी। फिर इन सब को कंप्यूटर के जरिए स्ट्रिंग कर देना था, यानी जो पहले न्यूक्लियो जो टुकड़ा था उसकी तरतीब को दूसरे टुकड़े की तरतीब से और फिर तीसरे टुकड़े की तरतीब से जोड़ देना था। तो यूं आपके पास पूरे क्रोमोसोम के एक डीएनए का सीक्वेंस आ जाना था। ये था इस तरीके का प्रोसीजर।
अब सबसे पहले जिस क्रोमोसोम को सीक्वेंस किया गया वो था हमारा बॉडी का सबसे छोटा क्रोमोसोम। याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्रोमोसोम नंबर 22 इन आवर बॉडी इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले 22 को सीक्वेंस किया गया था छोटा होने की वजह से। अब ये एक्स क्रोमोसोम पे जीन देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्स क्रोमोसोम जो है हालांकि दिखने में आपको इतना बड़ा नहीं नजर आ रहा है, इस पे भी 900 से लेके 1400 तक जीन्स है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में कुछ लाइन है, ये दरअसल जीन है। इस क्रोमोसोम के एक्स के दो आर्म्स है, एक लार्ज आर्म है, एक शॉर्ट आर्म है। शॉर्ट आर्म पे जीन्स की बात करें तो इक्थियोसिस एक्स लिंक्ड का जीन है, स्केली स्किन्स, यानी अगर ये जीन आप में नहीं होगा, यानी कि ये डिफेक्टिव जीन होगा तो आपकी स्किन खुरदरी होगी। फिर हाइपोफॉस्फेटेमिया, फॉस्फेट जो है उसकी कमी हो जाती है जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और फिर अगली बीमारी है ऑकुलर एल्बिनिज्म। इसमें आइरस के अंदर जो हमारी आइज़ का एक पोर्शन है वहाँ पे पिगमेंट नहीं होता, तो हमारी आंखें जो है वो सही कलर पैदा नहीं करती। फिर है डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। दरअसल मसल में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है डिस्ट्रोफाइन, वो मसल को मजबूत रखती है, तो इनमें वो प्रोटीन डिफेक्टिव होती है। फिर है रिटाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें आई के अंदर जो रेटिना होती है यानी कि सेंसरी लेयर होती है वहाँ पे पिगमेंट ब्रेक हो जाता है और वो लेयर टूटने लगती है। फिर इसमें कुछ और भी हैं नीचे वाले, ये लॉन्ग आर्म पे देखिए तो यहाँ पे है लेस्ट-नायन सिंड्रोम। ये एक मल्टी सिम्टम्स है ड्यू टू HPRT। ये एक एंजाइम है, ये इन लोगों में मिस होता है या ख़राब होता है, एक्चुअली डिफेक्टिव एंजाइम बनता है जिसकी वजह से इनको किडनी प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम, कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हीमोफीलिया आप लोगों को पता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता। हीमोफीलिया बी और ई दोनों के जीन है। फिर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, इसमें नो ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता। और फिर हीमोफीलिया ए का जीन भी, क्योंकि हीमोफीलिया ए और बी एक्स लिंक्ड ट्रेट है। आगे कलर ब्लाइंडनेस के जीन भी, क्योंकि आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड है। और फिर है स्पेस्टिक पैराप्लेजिया, इसमें स्टिफनेस एंड वीकनेस ऑफ लेग्स होती है, हमारी लेग्स वीक हो जाती है। ये कुछ डिजीज़ भी हैं या आप कह लें कुछ एंजाइम है जिनको बनाने वाले जीन एक्स क्रोमोसोम पे है। आगे बात करें इस मज़ीद प्रोजेक्ट की, जब इसको आपने मज़ीद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो ये प्रोजेक्ट जो है 1999 में क्रोमोसोम नंबर 22 की सीक्वेंसिंग पूरी हुई, बता चुका हूँ। फिर इंटायर जीनोम जो है वो पब्लिश हुआ 2001 में, यानी तकरीबन 11-12 साल के अरसे में जीनोम की पब्लिकेशन हुई। और ये जीनोम 25 टाइम लार्जर है देन एनी अदर जीनोम विच इज़ सीक्वेंस्ड सो फार। यानी हमने अभी तक जितने भी जानदारों की सीक्वेंस की हुई है, मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, उनमें से मिनिमम इंसान का जो जीनोम है 25 टाइम बड़ा है। और फिर रिफ्लेक्स का क्या रोल है, मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि हम ह्यूमन जीनोम जो है उसकी सीक्वेंसिंग करते वक्त रिफ्लेक्स बना लेते हैं, यानी पीसीज, रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ये पूरा मतलब है रिफ्लेक्स का, मतलब कि इंसान के जीनोम के पीसीज बनाना। हर इंसान में पीसीज क्योंकि डिफरेंट बनते हैं, इसलिए इस अमल को रिफ्लेक्स कहते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म। इन मैनी केसेज साइंटिस्ट रिले अपॉन रिफ्लेक्स। कई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे क्रोमोसोम के जीनोम को और ऑर्डर को फाइंड करने के लिए रिफ्लेक्स बनाए जाते हैं और इससे हेल्प मिलती है पिन पॉइंट डिजीज़, क्योंकि हर इंसान के रिफ्लेक्स मुख्तलिफ आते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एक नॉर्मल जीन की जगह डिफेक्टिव जीन है, अब नॉर्मल जीन और तरह से पीस बनाएगा, डिफेक्टिव जीन और तरह से पीस बनाएगा, तो उन पीसीज को कंपेयर करके भी पता लगेगा कि किसी में डिफेक्टिव जीन है या नॉर्मल जीन है। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि हंटिंगटन डिजीज़, इसमें रिफ्लेक्स जो है यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। वो कैसे, दरअसल जो हंटिंगटन डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल बंदे का जो जीन है वो अगर फॉर एग्जांपल कट होगा यहाँ से, अब हंटिंगटन डिजीज़ में भी सेम वही क्रोमोसोम का ये डीएनए, लेकिन वो कट हो गया थोड़ा पीछे से, तो हमें पता लग जाएगा कि ये हंटिंगटन डिजीज़ है, क्योंकि हंटिंगटन डिजीज़ में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जाहिर बात है ये जेनेटिक डिजीज़ है और डिफरेंट सीक्वेंस होने की वजह से वो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वो इसको डिफरेंट जगह से कट करेगा और एक नॉर्मल जीन को डिफरेंट जगह से। तो ये एक डायग्नोसिस यानी इस बीमारी को ढूंढने का एक जेनेटिक टेस्ट भी है। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिली है ये कितनी ज़्यादा है, ये एक क्रोमोसोम के पास 3 बिलियन बेस पेयर्स मौजूद होते हैं
और ये इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इससे आप 200 वॉल्यूम्स यानी 200 किताबें लिख सकते हैं। यानी अगर मैं एक क्रोमोसोम को सीक्वेंस करके उसके सारे ही तरतीब जो है वो निकालूं, उससे कितनी किताबें लिख सकते हैं? 200। और हर किताब की अगर 1000 पेजेस हो, हर पेज पे 500 वर्ड्स आ जाए। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें यानी इंस्ट्रूमेंटाइजेशन यानी मशीनों की बात करें तो ये जो सीक्वेंसिंग का प्रोसेस है ये वक्त के साथ साथ बहुत इम्प्रूव हो चुका है। रिसेंटली एक साइंसदान जिसका नाम जे क्रेग है, फाउंडेड अ कंपनी, उसने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम सेलेरा है। सेलेरा ने पब्लिश्ड ऑल जीनोम, उसने भी यानी एक प्राइवेट कंपनी है, उसने भी इंसान के तमाम जीन्स को सीक्वेंस कर लिया है। अब इस सारे का फ़ायदा क्या है? यानी कि हमने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया है जिस पे बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपए खर्च किए, इसके हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? पहला बेनिफिट्स ये मिलेगा कि हमें एक तो इंसान के तमाम क्रोमोसोम का आइडिया हो जाएगा कि कौन सा जीन कहाँ पे है। अगर फ्यूचर में कभी हमने कोई जीन निकालना हो हमारे लिए बड़ा ईजी है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इंसानों में जो जेनेटिक डिजीज़ है, जैसे आपने देखा बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ है जीन्स में ख़राबी की वजह से होगी, साइंसदानों को उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। एक नॉर्मल जीन और डिफेक्टिव जीन को इजीली कंपेयर करके हम बता देंगे कि ख़राबी इस वाले न्यूक्लियोटाइड में है। और शायद फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्निक आ जाए जिससे हम उस डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड की जगह नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड लगा दें, यानी पूरे जीन को तब्दील करने के बजाय उस स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड ख़राब है, शायद उसी को हम बदल के उस बीमारी को ठीक कर दें। ये दूसरा फ़ायदा है। और फिर तीसरा फ़ायदा देखिए, यानी डिजीज़ को ट्रीट करने में, फिर जीन थेरेपी में, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस में। यानी जब हमें नॉर्मल जीन्स का सीक्वेंस मालूम होगा फिर हम उन जीन्स को कल्चर करके उनसे प्रोटीन भी बना सकेंगे। और एक और फ़ायदा जो बुक में नहीं लिखा हुआ वो भी आपको बताता हूँ, फ्यूचर में हम लोग खुद भी जीन बनाएंगे। ये होगा, आप देखेंगे कि फ्यूचर में इंसान जो है वो जीन का सीक्वेंस मालूम करके आर्टिफिशियली जीन बनाएंगे और उन आर्टिफिशियल जीन से प्रोडक्ट्स भी लेंगे और उनको दूसरे जानवरों में इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। तो ये था भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपको मज़ा आया होगा सुन के ये सारा किस तरह से एफर्ट्स की गई है इंसान के डीएनए को समझने के लिए। तो लेक्चर ख़त्म हुआ, अगर कोई सवाल है ज़रूर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।